सो हेलो गाइस, दिस इज सचिन प्रजापत और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट हाफ डिटेल्ड मैथ सॉल्यूशन के बारे में, जो कि यार पेपर हमारे फैब सेशन में आया था। आधा पेपर यार हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे और आधा पेपर और बचा था, मतलब मैथ्स के आधे क्वेश्चंस और बचे थे। कुल मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चंस और बचे हैं और जो जो चैप्टर बचे हैं उन सभी चैप्टर को एक एक देखते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यार मैं बात करता हूँ, तो चैप्टर हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, एक क्वेश्चन आया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। वो क्या आया था, देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे। अब की बार सारे क्वेश्चन इजी थे। एक या दो तीन चार क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। बाकी 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कोई भी कर सकता है अगर उसने थोड़ा सा मेहनत करी हो तो, ठीक है ना। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन देखते हैं कैसा आया था, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसकी बात करते हैं, इसमें ऐसा कुछ बोला था आपको, ये था क्वेश्चन नंबर 8 मैथ सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, है ना। एमसीक्यूज था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि y इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन दे दिया है y इज इक्वल टू ax प्लस बी डिवाइडेड बाय, सॉरी ये ax यहाँ पर माइनस बी है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 4। ये आपको कुछ ऑप्शन दे रहे हैं। इसने बोला कि ये जो एक फंक्शन है इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू, इस पॉइंट की एक्सट्रीमम वैल्यू 2,-1 पॉइंट पे, 2,-1 इस पॉइंट पे ये फंक्शन अपनी एक्सट्रीमम वैल्यू देता है। एक्सट्रीमम मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम का नाम ही एक्सट्रीमम होता है ना। तो कहीं भी एक्सट्रीमम लिखा हो मतलब समझा ना, मैक्सिमम वैल्यू। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन करना कुछ नहीं है। एओडी के अंदर क्या करते हैं, इसने बोला ए और बी की वैल्यू फाइंड कर दो। इसने बोला है ए बी की वैल्यू फाइंड कर दो। ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, पॉइंट दे रखा आपको, फंक्शन दे रखा है। एक्सट्रीमम मतलब बोला है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। क्या करते हैं हम मैक्सिमा के लिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसको इक्वल टू 0 रख देंगे और उसके अंदर जो आंसर आएगा इक्वेशन बनेगी उसके अंदर ये पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे। किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको उठा के फिर यहाँ रख देंगे तो किसी दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, है ना। देखो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पर ऊपर दो फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करना हमको आता होगा। ऊपर दो फंक्शन है और नीचे फंक्शन है, तो ऊपर और नीचे हम क्या लगाएंगे डिफरेंशिएशन के अंदर, क्वोशिएंट रूल, u अपॉन v वाला क्वेश्चन, है ना। तो क्या करेंगे, y डैश इज इक्वल टू, तो पहले इसका होगा, ये तो सब आपको आता ही करना है, ये बार मैं जल्दी से कर देता हूँ। पहले इसका होगा, इसका नहीं होगा, ऐसा करते हैं तो x माइनस 1 x माइनस 4, पहले इसका नहीं होगा फिर ऊपर वाले का होगा, कितना आएगा a। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं किसका, फिर ये वाला ऐसे रह जाएगा ax माइनस b, फिर इन दोनों का होगा। अब इन दोनों का जब डिफरेंशिएशन यहाँ पर आएगा तो इन दोनों के अंदर क्या फिर से अपन क्या लगेगा, एक प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पड़े। तो यानी पहले तो क्वेश्चन रूल लगा और क्वेश्चन रूल के अंदर कौन सा लग गया, प्रोडक्ट रूल लग गया यहाँ इसके अंदर। इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो पहले इसका होगा, इसका नहीं होगा, फिर इसका होगा, इसका नहीं होगा, है ना। तो कितना आएगा x माइनस 1, फिर इसका होगा ओनली 1 हो जाएगा, फिर हमारे पास इसका प्लस x माइनस 4 ऐसा हो जाएगा। नीचे क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन रूल के हिसाब से इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। बस इसकी वैल्यू क्या करनी है, इसको उठा के रख देना 0, ठीक है। इसको उठा के रख देंगे इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, बस इसके अंदर करना कुछ नहीं, हमको क्या करना है, एक हमारे पास जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को इसके अंदर सेटिस्फाई करा देंगे। ये पॉइंट 2,-1, अब 2,-1 के अंदर कौन सा वाला पॉइंट उठा के यहाँ रख देंगे, x है। x वाला कौन सा, इसमें 2 वाला पॉइंट x कोऑर्डिनेट कौन सा 2 है, तो 2 को उठा के इसमें रख देंगे। यानी इसके अंदर जहां जहां पर भी x वहां रख देंगे 2 रख देंगे और उसको क्या रख देंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तब a वाले जो टर्म्स होगी ना, a वाली टर्म्स वो कैंसिल हो जाएगी और ओनली b वाला बचेगा, मतलब b के अंदर इक्वेशन आ जाएगी, a वाली टर्म्स अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। तो b की जो सॉल्व होगी आएगी, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आप तो ऐसा कुछ करना है, ये y इज इक्वल टू एक तरीका y इज इक्वल टू fx है, ठीक है। तो y डैश को मैं f डैश x भी लिख सकता हूँ और x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, यहां से ले रहा हूँ 2। तो ये कितना हो गया, f डैश 2 इज इक्वल टू, सबकी जगह क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा x की जगह। तो जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ऐसा कुछ बनेगा, 2a प्लस 2a माइनस का 2a प्लस का 2a प्लस b अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ये कुछ मैंने एक स्टेप बीच में छोड़ दी क्योंकि थोड़ी जगह नहीं है, जल्दी जल्दी करना है। आप इसको वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर x की जगह 2 रखो, फिर ये वाली आपके पास नेक्स्ट स्टेप सोल्व होके आ जाएगी। फिर यहाँ से क्या होगा, ये 2a ऐसा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, b/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब करना कुछ नहीं है, अब यहाँ पे क्या करना सुनो, अब ये 2 पॉइंट है, अब ये 2 पॉइंट इस वाले फंक्शन को भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना, इस वाले फंक्शन को। तो एक काम करते, इन दोनों पॉइंट को इस वाले फंक्शन के अंदर सेटिस्फाई करा देते हैं, ठीक है। करेंगे कैसे, सुनो। लेट्स से मेरे पास ये चीज, क्या चीज, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये वाला क्लियर है, बी वाला आंसर कितना 0 आ गया ना। अब क्या करते हैं अपन, इसके अंदर मुझे पता है कि f y डैश इक्वल टू कितना है,
एफ डैश एक्स, या फिर बात करूं तो एफ एक्स कितना है इजिकल टू वाई। तो एफ एक्स इजिकल टू वाई जो मैंने बोल ही दिया था, हमारे पास लेट कर लिया था हमने, एफ एक्स इजिकल टू वाई। अब इसके अंदर ये चीज रख देते उठा के, तो एफ ऑफ टू इजिकल टू कितना होगा -1, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कितना -1। अब इसके अंदर उठा के एफ ऑफ 2 इसको रख देते हैं, इस वाली को इसको उठा के रख देते हैं और इसको -1 की इक्वल चल लेते हैं, तो इस वाले आंसर से ए निकल जाएगा। इसमें रखते हैं तो कितना आएगा ए 2a माइनस बी 2a माइनस बी, इसमें कितना आएगा 2 - 1 और 2 - 4 इजिकल टू -1। क्लियर। अब b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, कितनी 0 थी, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा 2 - 1 बचेगा, ये कितना बचेगा 2 उधर चल जाएगा, यानी कि 2a इजिकल टू कितना हो जाएगा -2, यानी a कितना आ गया ऐसे -1। तो आंसर कितना हो गया 2a इजिकल टू दिया गया, a इजिकल कितना आ गया -1 आ गया, नहीं सॉरी यहाँ पर -2 बचेगा नीचे, तो उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा ना, सॉरी ये प्लस का 2 होगा, 2 - 4 -2 उधर जाएगा, -1 इंटू -2 प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आएगा प्लस का 1 आ जाएगा, आंसर 1, ये आएगा 1 आंसर, ठीक है। तो प्लस का 1 आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो गया 1,0, ये हो गया ए और बी के कोऑर्डिनेट 1,0 ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ए इजिकल टू 1 और बी इजिकल टू 0। ये था एप्लीकेशन डेरिवेटिव, सिंपल था, डिफरेंशिएट करके जो पॉइंट था उसको सेटिस्फाई कराना था बस, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। एओडी से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। याद रखिए, क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास चैप्टर था वो था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यार एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर मैंने आपको पहले बोला था कि ऐसे कुछ 2 से 3 चैप्टर है, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, या फिर बायनोमियल थ्योरम हो गया, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। ये ऐसे टॉपिक्स थे, ऐसे चैप्टर है जिसके अंदर लास्ट 1 मंथ में अगर इनको पढ़ते हैं तो मुझे लगता है ऑनली इनका बेसिक्स कर लो, यानी कि एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते आए हो अब तक 11th और 12th के अंदर, उसको कर लो बेसिक, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। और एक्चुअली में क्या हुआ फेब वाले सेशन के अंदर, एक्चुअली में यही हुआ, सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा के आए, इन सभी चैप्टर में से सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी जैसे ही थे, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो पहले प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। कुल मिलाकर इससे 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। इसके अंदर से एक क्वेश्चन तो मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी का उठाकर दे दिया था, बिल्कुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया था एनसीईआरटी से। देख लो, अब जो एनसीईआरटी पूरी कर लिया था उसने यार प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता, मतलब इतने इजी क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है इजी है या हमेशा इजी आ जाए, पर लेकिन चांस हमेशा रहते हैं कि इजी के ज्यादा चांस रहते हैं, तो एटलीस्ट हम इजी कर ले उतना तो हम कर ही ले, है ना। तो क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 10, किसकी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। कुल मिलाकर मैंने आपको बोला था कि 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी ही इंपॉर्टेंट है, और 2 क्वेश्चन यहां से आए थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कैसा कुछ बोला था कि यहाँ पर क्वेश्चन जो था किसके था, क्वेश्चन था आपके पास इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट ट्रायल से क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा कुछ बोल रहा था, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स बाय 2 स्टूडेंट्स x and y आर 1/4 and 1/5 respectively. If both of them try to solve the probability independently, then probability of problem will be solved exactly one of them. उसने बोला कि यार 2 जने हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जिसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4 और 1/5, ठीक है। लेट्स से ए और बी हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगी 1/4 और बी की कितनी होगी 1/5 मान लेते हैं। सो बोला कि बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली ट्राई कर रहे हैं, तो उसने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी बता दो कि एक्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, है ना। बात करते हैं इसके अंदर, तो क्या बोलता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना दे रखा है 1/4 और पीबी कितना दे रखा 1/5। ए और बी से जो प्रोबेबिलिटी हो रही थी 1/4 और इसकी कितनी होगी 1/5, क्लियर है। उसके बाद क्या बात करते हैं, इसने जो पूछा था, इसने पूछा था कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बात करता हूं क्या चीज ने पूछा, इसने पूछा ये था कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, एक्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई भी एक जना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। अब यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, क्या पता 2 जने है ना, प्रॉब्लम तो 2 जने मिलकर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसने बोला कोई भी है, उसने ये नहीं बोला कि ए वाला करेगा बी वाला करेगा, तो एटलीस्ट यहाँ पर 2 केस बन जाएंगे, या तो अगर ए वाला करेगा तो बी वाला नहीं करेगा, या बी वाला करेगा तो ए वाला नहीं करेगा, 2 केस बन जाएंगे, तो दोनों को हम ऐड करना पड़ेगा हमको, ठीक है। दोनों केस कंसिडर करने होंगे, करना कुछ नहीं है इसके अंदर, क्या करना है आपको यहाँ पर क्या करना है, ये करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको पता, हम ये चीज हमने सीखी थी, आपको पता हो तो वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम हमने सीखा था ये चीज, कि जब मैंने बोला ओनली ए, तब बी वाले और ए को माइनस कर देते हैं, इन दोनों में से कॉमन भी माइनस कर देते हैं ना, और ओनली बी की बात करते उधर उधर अलग रह जाता है, ऐसा कुछ। तो ये चीज यहाँ पर लग रहा है, इसमें कैसे होगा देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी इंटरसेक्शन ए डैश। मतलब क्या हुआ कि ए जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तब बी वाला नहीं करेगा, बी डैश का मतलब पता होगा ना, बी नहीं करेगा सॉल्व, ठीक है। और जब बी सॉल्व कर रहा होगा तब ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश ये सॉल्व नहीं करेगा ये ना, तो ये दोनों केस हो जाएंगे। इसके अंदर जब ओपन करते हैं हमको पता होगा इंडिपेंडेंट इवेंट की जब बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या चीज, ये वाला फॉर्मूला होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, पी ए इंटू पी बी। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, इंडिपेंडेंट इवेंट की जब बात करते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू पी ए इंटू पी बी ऐसा करके ओपन होता है। तो इन दोनों को ऐसे ओपन कर देते हैं तो कितना होगा, पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी इंटू पी ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए डैश जो भी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या चीज, पी ए, पी की वैल्यू कितनी है 1/4 मल्टीप्लाई बाय पी बी डैश। अब पी बी डैश कैसे निकालते हैं, हमेशा आपको पता होगा, देखो पी बी डैश का मतलब क्या होता है कि कोई इवेंट का नहीं होना, और पी बी मतलब क्या होता है किसी इवेंट का होना। फॉर एग्जाम्पल जनरल बात करूं, किसी इवेंट का होना या नहीं होना, ये दो केस होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, या तो होगा या फिर नहीं होगा, और दोनों का सम कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर हम जानते हैं एक रूल है, किसी भी इवेंट का होना और नहीं होना दोनों का सम कितना होगा, 1 होता है, ठीक है ना। 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा नहीं होगा, हमेशा सम 1 ही होता है सबका। तो इसके अंदर पीबी डैश की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो पी बी की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह क्या लिख देता हूं मैं, 1 माइनस पी बी, ठीक है, लिखता हूं 1 माइनस पी बी, और पी बी कितना है 1/5, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5, क्योंकि दोनों का सम 1 है तो 1 में से इसको माइनस कर दूंगा तो पीबी डैश की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है तक ये चीज, प्लस इसके अंदर सेम काम करना, पीबी 1/5 और ये कितना हो जाएगा, पी ए डैश कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4। बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लो यार, आपके पास जो सॉल्व होगा आंसर आ जाएगा कितना 8/20, नहीं 8 दिन से आएगा आंसर 7/20, ये आंसर आ जाएगा 7/20, जो कि ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है ना, एक केस और बनता है, मतलब जो मैंने बोला था कि जो एनसीईआरटी पढ़ी होगी जिसने, जो कि सीबीएसई बोर्ड से होंगे यार वो तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा जिसकी एनसीईआरटी पूरी क्लियर होगी, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन जो भी आप जहां से भी पढ़ते हो तो उसके अंदर आपने ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो करा ही होगा। इसके अंदर क्या होता है, एक पार्ट और होता है, जैसे अभी एग्जाम में तो इतना ही आया था, इसके अंदर एक पार्ट और होता है साथ में। जैसे अगर उसने बोला था यहाँ पर कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये हो गया। अब ये बोलता है कि ये ना बोलता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम नहीं बोलता, ओनली ये बोलता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम, चाहे कोई भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, बस ओनली इतना बोलता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, बस इतना बोलता। ऐसा नहीं बोलता कि एग्जैक्टली वन ऑफ दम या वन ऑफ द टू, ऐसा कुछ नहीं बोलता। तब क्या करते हैं हम, तब ये दो केस नहीं होते, तब ओनली क्या होगा, ओनली इतना होता। अगर ऐसा होता ना ये चीज एग्जैक्टली नहीं, सॉल्व द प्रॉब्लम, ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम, ओनली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस, बाकी कोई भी करे उससे कोई मतलब नहीं है, तब इसका आंसर क्या होता है, ये होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता बस सिंपल, ए यूनियन बी ये हो जाता प्रॉब्लम, बस कुछ नहीं करना। इसको कैसे ओपन करते हैं, इसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और फिर पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या होता है, ये पी ए इंटू पी बी, यानी क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, बस सबकी वैल्यू हमारे पास सही पी और पी बी की वैल्यू रख देते तो इसका आंसर आ जाता। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया है ना, ये सेकंड पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट में आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा है कुछ, ठीक है। क्वेश्चन में तो ओनली फर्स्ट वाला पार्ट ही आया था बस, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, जो इसका एक और आया था प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। एक जो क्वेश्चन आया था वो था क्वेश्चन नंबर 27, जो था न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 27, ये था क्वेश्चन नंबर 27 का था, इसकी बात करते हैं। The sum of mean and variance of a binomial distribution, ये क्वेश्चन कहां से था यार, प्रोबेबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज, मतलब 13.5 जो है का क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट लग रहा है वहां का। प्रोबेबिलिटी का कौन सा कॉन्सेप्ट है, बायनोमियल ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल, ठीक है। बर्नौली ट्रायल्स हमको पढ़ा होगा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल, जहां पर मीन और वेरिएंस की बात करते हैं, क्लास 12 प्रोबेबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है, ठीक है। इसको क्वेश्चन भी आया था, उसने बोला था कि सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 15। हमारे पास सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस पता है क्या होता है, सिंपल है, जिसको फॉर्मूला पता होगा उसने क्वेश्चन कर लिया होगा। सिंपल फॉर्मूला यूज हो रहा है सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस प्रोबेबिलिटी के अंदर। क्या होता है सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, मीन होता है कितना एनपी, और हमारे पास होता है वेरिएंस कितना होता है एनपी क्यू। ये पी और क्यू क्या चीज होता है, आपको पता होगा यार
कि किसी के अंदर हम जानते हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आर का मतलब क्या होता है एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर। ये फॉर्मूला कौन सा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, बर्नौलीज थ्योरम का, बर्नौली ट्रायल का, प्रोबेबिलिटी के अंदर। उसके अंदर से यहाँ पर उसमें होता है मीन का फॉर्मूला ये होता है और वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है। इनसे क्वेश्चन आ गया था, उसने क्या बोला कि मीन का फॉर्मूला ये है और वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास होता ही है। फिर बोला कि इन दोनों का सम इसने दे रखा 15, यानी कि एन पी प्लस एन पी क्यू कितना दे रखा है 15 दे रखा है। उसके बाद इसने क्या बोला है कि इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करके एडिंग करूं तो इनका स्क्वायर का सम दे रखा कितना 117, यानी कि इनका स्क्वायर का सम कितना होगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 170। ये इसने दे रखा है, इसका सम ये दे रखा है, इसका सम ये दे रखा है, स्क्वायर का सम। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल निकाल दो। यहाँ पर एन क्या निकाला, एन क्यों निकाली, एन क्या होता है पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल होती है, तो इसके लिए निकालनी है बस। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और आंसर निकाल देना। देखो ये स्क्वायरिंग में, ये बिना स्क्वायर पे, एक काम करते हैं इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग, और इन दोनों का करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं इसकी करते हैं स्क्वायरिंग। पहले एन और पी लेते हैं कॉमन, तो एन पी कॉमन आता है, अंदर कितना हो जाए 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू स्क्वायरिंग करता हूं तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। इसको डिवाइड कर देता हूं इससे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कर रहा हूं। ठीक है, इसको डिवाइड करते कितना होगा एन स्क्वायर, इससे भी एन स्क्वायर और एन स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कितना होगा 1 प्लस क्यू का स्क्वायर, ये बच जाएगा, कितना बचेगा 117। ये चीज यहां से क्या होगी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि इसको सॉल्व कर लोगे 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 225 अपॉन 70। ये कटेगा कितना 13 अपॉन आएगा कितना 25। पहले इसको कैंसिल करेंगे, 13/25 से कैंसिल हो रहा है। फिर यहाँ से क्यू निकल कर आ जाएगा, पहले क्यू निकालना ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पर एक क्यू के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। इसको जब यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्यू के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो क्यू के 2 रूट निकलेंगे। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ कर लेता हूँ, तो क्यू के 2 आंसर आ जाएंगे। कौन सा, पहला आ जाएगा 2/3 और सेकंड आ जाएगा 3/2। पहला कितना आएगा 2/3, सेकंड कितना आएगा 3/2। ये दोनों आंसर आ जाएंगे कितने क्यू के, इस वाले इक्वेशन से। इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज, इसको सॉल्व करने के बाद इतना कर लोगे ना, यहाँ तक ये चीज आ जाएगी। उसके बाद मैंने पहले कर लिया था। इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्यू की देखो, क्यू हमारे पास क्या है एक तरह का, ये पी और क्यू क्या था नंबर ऑफ ट्रायल्स है, पी का होता है नंबर ऑफ सक्सेस और क्यू क्या होता है नंबर ऑफ फेलियर, किसी भी ट्रायल के अंदर इवेंट का होना या फिर नहीं होना, और दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। यानी कि बात करूं तो यार इसमें क्या होता है कि क्यू का आंसर यहाँ पर 2 आ रहे हैं, एक तो 2/3 जो कि 1 से छोटा है, और 3/2 1 से बड़ा है। तो क्या ये 3/2 पॉसिबल है 1 से बड़ा? मैंने बोला था कि पी और क्यू किसी इवेंट का होना या ना होना, दोनों का सम तो 1 होना चाहिए ना यार। तो ये तो ओनली क्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी कि 3/2 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि 2/3 कंसिडर करेंगे। तो क्यू कितना आ गया 2/3। अब निकालेंगे पी और क्यू का दोनों का सम मैंने बोला 1 होता है, तो पी किसे निकालेंगे 1 माइनस क्यू, तो कितना होगा 1 माइनस 2/3, कितना होगा 1/3। ये हो गया हमारे पास, तो पी कितना गया 1/3 आ गया। तो पी और क्यू दोनों की वैल्यू आ गई। अब पी और क्यू की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, इस वाली में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, इसमें। तो पी और क्यू दोनों की वैल्यू उठा के रख देंगे, यहाँ से एन निकल कर आ जाएगा। जब आप पूरे उठा के रख दोगे, सॉल्व कर दोगे, तो एन आ जाएगा कितना 27। ठीक है, तो यार जिसको थोड़ा सॉल्यूशन पता हो, जिसको बर्नौली थ्योरम पढ़ा हो, प्रोबेबिलिटी उसने पूरा एनसीईआरटी पूरा बेसिक क्लियर कर लिया हो, जहां से भी करा हो आपने बेसिक पूरा कर लिया हो, तो क्वेश्चन आप कर लेते जिसने पहला अटेम्प्ट दिया था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे सिंपल पे आ जाते हैं, दोनों क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, तो सुनो, अगर यहाँ पर मान लो आ गया लेट से, इसने तो बोला ओनली एन निकालना था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल कितना होंगे, एन की वैल्यू निकाल दी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर बात करूं तो क्या आ सकता था, इसने ये पूछ सकता था कि इसमें नंबर ऑफ, इसमें टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितना होता है, ये चीज, ये इसको बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं हम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहां तक तो करना ही है, एन निकालना है, फिर एन पी और क्यू इन तीनों की वैल्यू उठाकर यहां रख देनी, इसमें एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एम माइनस आर, इसको सॉल्व कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा यहां से। क्लियर यहां तक? तो ये था प्रोबेबिलिटी के दोनों क्वेश्चन। ठीक है,
देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो हमारे इसके जो क्वेश्चन थे वो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और सर्कल, इसके अंदर से भी क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे, एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था और एक सर्कल का क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे कॉनिक सेक्शन की, इलिप्स वगैरह उसके भी क्वेश्चन थे, ठीक है। पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन से किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें ना तो देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर आया था 12। क्वेश्चन नंबर किसका था, स्ट्रेट लाइन का था। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि एक स्ट्रेट लाइन, ध्यान सुनना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, बोला था कि एक इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, लेट्स से ये पॉइंट एक जो 1,0 और ये एक पॉइंट है जो कौन सा है 3,0। बोला कि दो पॉइंट से, ये दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है, ये बोला इसने। बोला कि एक लाइन है जो इस लाइन को कट करती है 2:1 रेशियो में, किसी और परपेंडिकुलर कट करती है, परपेंडिकुलर करती है ना। लेट्स से ये एक लाइन है जो यहां से कट कर रही है इसको, ये चीज 2:1 रेशियो में इस लाइन ने इसको कट कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलरली कट किया है ये लाइन। फिर बोला कि इस लाइन की इक्वेशन हमको दे रखी है, जो लाइन कट कर रही है ना, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है कितनी, ax = 7। इसकी इक्वेशन दे रखी है ax = 7, ये इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना। उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर दो, बस इतना बोला है, करना कुछ नहीं। देखो यहाँ पर दिख रहा है रेशियो, अब हम जानते हैं यार, हमने अगर ये पॉइंट लेट्स से ये पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट को मान लेता हूँ पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट होंगे लेट्स से x, y। इसका पॉइंट अपन मान लेते हैं x, y, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, या फिर अपन मान लेते हैं लेट्स से p, q मान लेते हैं, नहीं p तो ये हो गया, इसके मान लेते हैं, इसको क्या माना यार, a b मान लेते हैं, a, b, a की वैल्यू निकालनी है, इसको कौन सा पॉइंट माने, x1, y1 मान लेते हैं, ठीक है, x1, y1। इसके p की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कुछ ही मान लो यार, x1, y1 मान लो, ठीक है ना। अब क्या है कि देखो ये पॉइंट जो है वो इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी है और वर्टिकल लाइन के ऊपर भी, दोनों कॉमन है, तो इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। किससे निकालेंगे, ये रेशियो को देगा 2:1। तो एक काम करते हैं अपन, जो हमारे पास जो है वो इंटरनल रेशियो में डिवाइड करता है कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट, किसी भी लाइन को, ठीक है। तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा लगता है, सिंपल ये लगता है। तो x1, y1 इज इक्वल टू, बात करते हैं सबसे पहले क्या होगा, ये वाला x1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा, और इस वाले x1 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो क्या होता है 1, ये x1 इस वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, प्लस ये x1 इसका 3, 2 से मल्टीप्लाई होता है 3 × 2 अपॉन इन दोनों का सम आ जाएगा नीचे 2 + 1। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। और y कैसे निकालेंगे, इसका y से मल्टीप्लाई होगा y1 और इस y2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × 1 प्लस ये 0 × 2 ये हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये वाला किससे होगा 2 से हो जाएगा। नीचे कितना आएगा 2 + 1 सेम ही रहेगा। तो ये सॉल्व होगा, कितना आ गया x1 y1 कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये आ गया 7/3, 0। यहाँ पर दोनों 0 0 है, तो 7,3, 0, 7/3, 0। तो ये पॉइंट आ गया। अब करना कुछ नहीं है, ये वाला पॉइंट हमारे पास, ये P वाला पॉइंट आ गया, क्लियर है। अब हम जानते हैं P वाला पॉइंट इस हॉरिजॉन्टल के ऊपर तो लाई कर ही रहा था, जो अपन ने निकाल लिया, वर्टिकल के ऊपर भी कॉमन आ रहा है, तो क्या ये वर्टिकल वाली इक्वेशन ऑफ लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस वाले पॉइंट को उठा के इस वाली इक्वेशन के अंदर रख देते हैं और एक वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर तो ओनली x आ रहा है, x क्या है यहाँ पर 7/3, 7/3 को उठा के वहां रख देते हैं। तो a × 7/3 = 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 उधर चल जाएगा, तो a कितना आ गया 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो 3 आंसर हो गया। बस कम करना कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। बस एक जो हमारे पास रेशियो में जो कट करता है, डिवाइड करता है किसी भी लाइन को, बस वो फॉर्मुला लगाना था, कोऑर्डिनेट निकालने तो उसमें वैल्यू रखनी थी बस, ठीक है। यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो है सर्कल का, सर्कल की बात करते हैं। सर्कल के अंदर क्या, देखो सर्कल के अंदर यार क्वेश्चन को थोड़ा समझने से पहले हम थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि सर्कल की क्या जनरल इक्वेशन होती है। वैसे तो आपको पता होगा सर्कल की जनरल इक्वेशन 2 टाइप की होती है ना। एक बार यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा आइडिया रह जाएगा, है ना, कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। सर्कल की बात करते हैं 2 टाइप की इक्वेशन होती है। पहली होती है सिंपल सी, कौन सी, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 होल स्क्वायर = r²। यहाँ पर सर्कल की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर बात करते हैं, ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके अंदर सेंटर क्या होता है,
x1 कोमा y1, और रेडियस क्या होती है r, ये r का रेडियस है और सेंटर क्या x1 कोमा y1, ये हमको पता है, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन है सर्कल की। ऐसे करके सर्कल की एक इक्वेशन और होती है, बड़ी वाली होती है, जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल इक्वेशन होती है, ठीक है ना। जनरली ये वाली भी क्वेश्चन आ सकती है, ये वाली भी क्वेश्चन आ सकती है, हमको कुछ नहीं करना, हमको सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। इसका सेंटर क्या होता है, इस वाली इक्वेशन के अंदर सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, ये होता है सेंटर, माइनस जी कोमा माइनस एफ, माइनस जी कोमा माइनस एफ। ये जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन आएगी अभी हम देखेंगे, उससे कंपेयर करेंगे और सेंटर और रेडियस निकालते हैं। इसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, इसकी रेडियस निकालते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि पहले सेंटर निकालो, उसी का निकालो, रेडियस निकालो, ये निकलती है इस वाले फॉर्मूले से। तो ये दो तरह की इक्वेशन होती है सर्कल की। यहां तक क्लियर है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन के ऊपर आते, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखो करना कुछ नहीं है, बस जिसको इक्वेशन पता हो ना वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, बस ये क्वेश्चन दिखने में हार्ड होते हैं, बाकी ज्यादा होते नहीं है सब कुछ, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला था। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13। क्वेश्चन नंबर 13 वाली बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ द, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज द मिरर इमेज ऑफ द सेंटर सर्कल विद रिस्पेक्ट टू लाइन। उसने बोला है कि क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी है, उसने बोला कि एक सर्कल की इक्वेशन के साथ एक लाइन दे दी, स्ट्रेट लाइन पास में। उसने बोला कि स्ट्रेट लाइन को मान लो एक मिरर होगा और एज ए मिरर लेते हुए उस सर्कल की इमेज उस मिरर के अंदर निकाल दो। तो मतलब उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, जो उसकी मिरर इमेज होगी। बोलने का मतलब क्या करना है, सुनो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, समझाता हूँ। ये सर्कल इसने दिया है, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल गिवन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये सर्कल हमको गिवन है, ये सर्कल गिवन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये सर्कल हमको निकालना है। ये सर्कल हमको गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन है, एज ए मिरर की इक्वेशन दे रखी है और ये वाला सर्कल हमको निकालना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या करना है, एक मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले क्या करेंगे, सुनो सबसे पहले बात करते हैं, इस हमको क्या क्या गिवन है। इस इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी इसने x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन लाइन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये सर्कल की इक्वेशन इससे दे रखी है, वो क्या दे रखी है देखता हूँ, सुनो ये दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ये दे रखी है सर्कल की इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। दोनों की इक्वेशन क्लियर है, सर्कल की और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यहां तक क्लियर। अब सुनो हमको क्या करना है, इसकी मिरर इमेज निकालनी इस तरफ, यानी कि सर्कल की तो मिरर इमेज निकालने से रहे, है ना। हम क्या करते हैं, इस सर्कल की जो एक सेंटर है, इस सेंटर की पॉइंट है, सेंटर का एक पॉइंट है, तो एक काम करते हैं, इसका सेंटर निकाल लेते हैं। इसका सेंटर तो यहां से पता चल जाएगा। अब ये इक्वेशन कौन सी, ये वाली इक्वेशन सेकंड टाइप वाली, तो यहां से कंपेयर करते हैं इस वाली से कि यहाँ पे कौन सा जी होगा, कौन सा एफ होगा, फिर सेंटर निकाल लेते हैं और रेडियस भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जो भी आएगा आंसर भी हम निकालते हैं, जो भी आएगा तो वो यहाँ से अपन को सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर एक सेंटर क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट की, इसको पॉइंट मानते हो, पॉइंट की इस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाल लेते हैं। पॉइंट की इमेज निकालना हमको आता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है फॉर्मूला। पॉइंट की इमेज निकाल लेते हैं लाइन के रेस्पेक्ट में, इधर जो पॉइंट की इमेज आएगी, क्या वो हमको जो सर्कल चाहिए ये वाला, इसका सेंटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस ये करना है, इतना सा, इस पॉइंट की मिरर इमेज निकालनी है और हमको जो सर्कल चाहिए उसका सेंटर हो जाएगा, बस वो सेंटर मिल गया तो आराम से काम हो जाएगा बस, ठीक है। रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। शुरुआत करते हैं कैसे करते हैं ना, फसल निकाल दे क्या सेंटर होगा, इससे कंपेयर करके इस वाली से इसको, तो देखो इससे अगर कंपेयर करो इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये एफ वाली टर्म तो है नहीं, प्लस 2gx और यहाँ कितना माइनस 2x, यानी कि बात करूं तो ये कितना होगा, x और x को छोड़ो तो y कितना होगा 2g वाला, ये कंपेयर करो तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 कितना हो गया 2g, कंपेयर करा तो कितना हो गया माइनस 2g हो गया, तो g वाला कितना आ गया -1, क्लियर है, g कितना आ गया -1 आ गया, दिख रहा है। अब बात करो तो f वाली की, f की, देखो अब ये वाली टर्म क्या है, यहाँ पर f वाली टर्म तो 0 है, यहाँ पर तो f वाली टर्म है ही नहीं, मतलब y का कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो f कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 2f बराबर 0 हो गया, तो f बराबर कितना हो गया 0, क्लियर है। तो g कितना हो गया -1, f कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। हमको सेंटर निकालने के लिए चाहिए -g, -f, तो सेंटर कितना आ जाएगा इसका सेंटर, -g, -f, यानी कितना आ गया -g, यानी कि g -1 है तो -1 प्लस हो जाएगा, तो 1, f की तो कितना 0 ही है, तो 1,0, ये हो गया सेंटर, यानी कि ये वाला पॉइंट कितना हो गया 1,0,
यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट कितना आ गया 1,0 ये आ गया। बस इस वाले पॉइंट क्या करनी है, इसकी ये मिरर इमेज हमको यहाँ से यहाँ तक की निकाल लेनी है, इसकी इस वाले पॉइंट की मिरर इमेज निकालनी है, बस ये करना है। एक काम करते हैं, पहले इसकी रेडियस भी निकाल लेते हैं। इसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है ना, रेडियस कैसे निकालेंगे, ये रेडियस का फॉर्मूला r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसके अंदर रखते वैल्यू कितनी होगी, रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर 1 प्लस एफ स्क्वायर 0 माइनस सी। माइनस सी का मतलब हुआ कि इसके अंदर कांस्टेंट तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर भी कितना होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर सी, यहाँ पर कांस्टेंट भी कुछ नहीं है, देखो ये था ना सी कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं है कुछ भी, तो कितना होगा 0 हो जाएगा। तो आर कितना आ गया 1, यानी इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी 1 होगी, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 1, बस ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब क्या करना है, हम क्या करना है, इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है सिंपल, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। एक फॉर्मूला क्या होता है किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज निकालने के लिए, बता दूं आपको फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है। बात करता हूं कि इमेज ऑफ कोई भी पॉइंट है, एक काम करता हूं इसको इधर लिख लेते, ठीक है ना, इसको इस तरफ लिख लेता, ठीक है, इसको मिटा देता ऐसे। इमेज ऑफ x1 y1 with respect to line ax plus by plus c is equal to 0, x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b, ठीक है, is equal to -2 ax1 plus by1 plus c divided by a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। कोई भी पॉइंट आपको दे रखा है x1 y1, लेट से कोई भी पॉइंट, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट की इमेज चाहिए किस लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूले को पूरा इस वाले के अंदर लगा दो बस। हमारे पास क्या देखो, हमारे पास पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये रहा 1,0। लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन की इक्वेशन कौन सी है, ये रही x प्लस वाई इक्वल टू, बस इसके अंदर लगा दो फॉर्मूला। तो इसके अंदर से लगाने से क्या होगा, ये x और y की वैल्यू निकल जाएगी, और ये x और ये y कौन सा होगा, ये होगा हमारे इस वाले सर्कल का पॉइंट, जो एक इसकी मिरर इमेज होगी, और इस वाले सर्कल का सेंटर हो जाएगा। बस ये निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है ना। कैसे निकालते, देखो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले क्या चीज है देखो, अब देखो ये x और y क्या चीज है, मैंने आपको बताया इसका कोऑर्डिनेट है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, x और y हमारे पास बहुत सारे हो गए, तो एक काम करता हूँ, इस x और इस y को मैं ले लेता हूँ h और k, ठीक है। तो h लेता हूँ, h माइनस x1 क्या चीज है, पॉइंट x1 y1 1 अपॉन a क्या चीज है, ये a वाला a क्या है, इस x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन ऑफ लाइन में, तो इसमें कौन सा है x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो ये 1 इजिकल टू बात करते हैं y को मैं ले लेता हूँ k, h और k लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 0 होगा अपॉन 1, ठीक है। y1 कितना है, ये 0 अपॉन में कितना है b क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 इजिकल टू -2। अब यहाँ कितना होगा, वापिस देखो a और x1 कितना, दोनों 1 1 है, यानी कि 1 into 1, क्लियर है। फिर कितना प्लस b 0 इंटू कितना है b इंटू y1, b तो कितना है, सॉरी b तो 1 है और y 0 है, b तो ये 1 और y 0, ठीक है ना। प्लस c क्या हमारे पास कांस्टेंट क्या है, देखो 2। अब 2 उस तरफ है, 2 जब इस तरफ होगा तो माइनस का हो जाएगा, और हमको जब इक्वल टू के इस तरफ चाहिए होता है 3, तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सॉरी यहाँ कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों कोफिशिएंट का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, बस ये हो गया तो सब कुछ सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो इसको पहले इन दोनों को सॉल्व करो तो h की वैल्यू आ जाएगी, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप सॉल्व कर लोगे पूरा, h बराबर हो जाएगा 2 और k बराबर आ जाएगा 1, h बराबर 2 आ जाएगा और k बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब h और k आ गया, मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट क्या हमारे सर्कल का सेंटर है, यानी कि कितना हो गया 2,1, ये आ गया 2,1, h, k कितना हो गया 2,1 आ गया, क्लियर यहाँ तक।
अब यार देखो हमारे पास सर्कल, हमारे को इस वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए एक्चुअली के अंदर आंसर होगा। अब इस इक्वेशन के लिए हमको सेंटर तो आ गया, अब रेडियस कहां से लाए? अब देखो मैं बात करूं, अगर यार मैं, आप अपने हाथ को देखते हो किसी मिरर इमेज के अंदर, किसी भी चीज को देखते हो मिरर इमेज में, तो लेट से मेरी हाथ की मैंने देखी, ये ऐसा हाथ देखा है ये वाला, तो लेट से ये साइज है 5 सेंटीमीटर। जब मैं इसको मिरर में देख रहा हूँ तो ये भी ये साइज तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी ना, कि मिरर में जाने के बाद कोई साइज छोटी या बड़ी थोड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लेन मिरर, उसके अंदर तो जो साइज बाहर होगी वही साइज अंदर होगी प्लेन मिरर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि इस सर्कल की जो रेडियस थी 1, वो रेडियस भी मिरर इमेज वाली सर्कल की भी तो रेडियस सेम ही होगी ना यार, क्योंकि इसी की तो मिरर इमेज है वो, तो रेडियस चेंज थोड़ी हो जाएगी, रेडियस तो सेम ही रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, रेडियस भी क्या होगी 1 ही रहेगी। तो बस सेंटर निकालना था, हमको करना कुछ नहीं था, सेंटर निकालना था, बस आंसर आ गया, रेडियस हमारे पास है। अब इससे दोनों से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। अब इससे इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे? अच्छा मैंने आपको अभी इससे पहले 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखाई थी, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट वाली जो थी ना बिल्कुल सिंपल वाली, वो लगा देंगे यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्या थी इक्वेशन, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन है। बस इसके अंदर वैल्यू रख देते, तो कितना होगा, x माइनस x1 2, x1 y1 क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल, तो 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इजिकल टू r कितना होगा 1, रेडियस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इनको होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो कितना होगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर कितना होगा यहाँ पर माइनस 2 माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4x, यहाँ से कितना हो जाएगा -2 है, ये हो जाएगा +4 प्लस 1 इजिकल टू 1, 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको स्क्वायर ओपन कर लेना ब्रैकेट, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इजिकल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये आंसर हो गया बस। तो चेक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा आपको करेक्ट आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इजिकल टू 0। करना कुछ नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना है बस, बाकी इक्वेशन ऑफ सर्कल्स ध्यान रखनी होती है कि कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे सेंटर निकालते हैं, कैसे रेडियस निकालते हैं। इसमें था ही क्या मेरे को बताओ, इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट तो लग नहीं गया, बस एक फॉर्मूला याद था जो आपको याद होना चाहिए था। मैंने आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको पिछले जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए पूरे सिलेबस की वीडियो के ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, हर एक वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे देता रहा हूँ, हर एक वीडियो के अंदर, उसके अंदर ये जो भी मैं बोलता हूँ ना, जो भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो भी नई नई चीज आपको लग रही है वो सब उस नोट्स के अंदर है। मैं बोल रहा हूँ उस नोट्स को पढ़ लिया ना, समझ लेना, एक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई फॉर्मूला छूटेगा ही नहीं उसमें, सब फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, सब फॉर्मूले कवर हो गए उसमें, सारे सब कवर हो गया उसमें, सब पॉइंट सब फॉर्मूले जो भी है उसमें सब आपको मिलेगा, ये पॉइंट कैसे निकालते, इमेज कैसे निकालते, सब कुछ मिल जाएगा उन नोट्स के अंदर, ठीक है ना। उस वीडियो को पूरी समझना, मजा आ जाएगा। सर्कल जो था ना, सर्कल के अंदर एक क्वेश्चन और आ गया था, वो बात कर लेते। वो क्वेश्चन कौन सा था, एक्चुअली में वो सर्कल का क्वेश्चन ना होकर एक सर्कल के साथ एक टेंजेंट का क्वेश्चन था, टेंजेंट कैसे निकालते देखते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं ना, इसको हटाते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 वाला देखते हैं, ठीक है। 26 वाले में क्या बोला था आपको, देखो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था जो कि सर्कल का ही क्वेश्चन था, है ना। इसने क्या किया, आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी है, एक सर्कल की इक्वेशन दी है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस सर्कल टू विच टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट। एक सर्कल की इक्वेशन दी है और बाहर एक पॉइंट है 4,5, उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए उस सर्कल के ऊपर, विच आर फॉर्म्ड क्वाड्रिलेटरल विद द पेयर ऑफ रेडियाई। उसने बोला कि सर्कल के जो सेंटर है वहां से जो रेडियस है उसके साथ टेंजेंट मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। अभी मैं आपको बता दूं डायग्राम बनाकर, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया को बता दो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बोल रहा हूँ फ्री के मार्क्स, फ्री के, देखने में हार्ड लगता है कुछ नहीं है। देखो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, इसने बोला था कि एक सर्कल है, ये सर्कल दे रखा है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, यहां से एक पॉइंट दे रखा है 4,5, ये एक पॉइंट दे रखा 4,5, बोला कि इस दोनों पॉइंट से मैं यहां पर क्या करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। इसने बोला कि एक पॉइंट से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं सर्कल के ऊपर, क्लियर है। ये सर्कल का सेंटर होगा। इसने बोला कि अगर इस सेंटर को मैं यहां से यहां ज्वाइन करता हूं, इसने बोला कि इस सेंटर की जो ये रेडियस है, पेयर ऑफ रेडियस, ये ज्वाइन करने के बाद ये क्या एक क्वाड्रिलेटर बन गया जिसकी साइड कितनी 4, 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटर बन गया। इसका एरिया निकालना कितना होगा, देखो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल इसने दे रखी है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते एक बार, क्या चीज दे रखी इसने, इसे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 11 इजिकल टू 0।
ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है। अच्छा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सी, अभी जो मैंने बात की थी ना वो स्टैंडर्ड वाली सेकंड वाली जी थी बस। तो इसके अंदर भी सेम अपन क्या करना है, सेंटर निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है, कंपेयर करना है। ठीक है जल्दी से निकाल लेते हैं, आपको आई क्या होगा कंपेयर करना आपको। पहले निकाल लेते हैं इसकी सेंटर क्या होगा, उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है इस वाले सर्कल की, इससे निकाल लेते हैं। तो सेंटर के लिए हम क्या करते थे, इन दोनों कंपेयर करते थे। तो कितना था 2g, 2g को कंपेयर किया था हमने, कितना -4 हो गया। तो g बराबर आ गया कितना -2। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है जो मैं चीज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 2g को हम उससे स्टैंडर्ड वाली से कंपेयर करते थे, -4 के यहाँ पर -4 है, -4 आ गया। और ऐसे करके 2f को कंपेयर करते हैं, इसके लिए कितना -2, तो f कितना आ गया -1। यानी कि यहाँ पे सेंटर कितना होता था हमारे पास, सेंटर कितना था -g को -f था, तो कितना होगा 2,1। -g और -f सेंटर है, तो माइनस की वैल्यू रखेंगे, प्लस प्लस हो जाएगा, तो 2,1। इसका सेंटर कितना आ गया 2,1। तो ये कितना हो गया 2,1, तो सेंटर हो गया। यानी कि ये दोनों पॉइंट हमारे पास आ गए, ये पॉइंट आ गया और ये वाला पॉइंट भी आ गया। ठीक है अब बात करते हैं इसकी रेडियस क्या होगी। इसकी रेडियस कैसे निकालते थे हम, √g² प्लस f² माइनस c, यही था। तो √g² 4 + 1 माइनस सी मतलब माइनस का ये कांस्टेंट, तो -11 रखा है ऑलरेडी। तो माइनस का 11 लाके रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 11 आ जाएगा। ये कितना होगा √16, कितना हो गया 4 हो गया। यानी कि रेडियस कितनी आ गई 4 और ये भी 4, रेडियस 4। अब ध्यान दो, तो मैं इसको अगर ज्वाइन करूं यहाँ से यहाँ तक, इसको ये चीज इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ध्यान दो ये जो एक क्वाड्रिलेटर है ना, ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। ध्यान आ रहा है समझ में, देखो ऊपर वाला फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड वाला नीचे ट्राइंगल, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि देखो इसकी रेडियस भी सेम है, दोनों के ये साइड्स भी कॉमन है, रेडियस भी सेम है। और अगर एक और इंटरेस्टिंग चीज ध्यान दो आपको, तो किसी भी सर्कल, ये ध्यान दोगे आपको ये चीज, किसी भी सर्कल के ऊपर कभी टेंजेंट पास होती है और उसकी रेडियस हमेशा उसके ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमेशा। कोई भी टेंजेंट, कोई भी रेडियस जो आती है ना, वो क्या होती है, किसी भी सर्कल की टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि एक्चुअली में टेंजेंट जो काट रही है वो तो सर्कल के ऊपर टच होकर जा रही है ना, तो रेडियस तो कहां से भी आओ तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही होगी हमेशा। ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों रेडियस आपस में ऊपर नीचे परपेंडिकुलर होगी। कौन सा, ये इसके परपेंडिकुलर होगी और ये यहाँ परपेंडिकुलर होगी। तो अब कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर क्या हो गया, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। कौन सा, ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल। हमको इस पूरे का एरिया निकालना है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, इस फर्स्ट वाले राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सेम है। ठीक है तो फर्स्ट वाले का एरिया निकाल लेते हैं और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर बेस क्या चीज है, ये ट्राइंगल देखो ऐसे रखो इसको उठा के, तो ये रहा बेस, बेस क्या यहाँ पर है रेडियस r 4, हाइट क्या होगा ये हाइट, ये वाली साइड तो हमारे पास है ही नहीं हाइट, तो इसको कैसे निकालेंगे। अब देखो इसका करना है, ये 2 पॉइंट हमारे पास है, तो क्या इन दोनों पॉइंट से इस लाइन की लेंथ आ जाएगी, है ना। इस लाइन की क्या करेंगे, इस लाइन की लेंथ निकाल लेंगे इन दोनों पॉइंट से। इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी, इसको नाम दिया मैंने पी, इसको नाम दिया मैंने ओ। तो ओ पी की लेंथ निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है इसलिए हमने यहाँ पर सर्कल की वैल्यू निकाली थी ताकि हम इसकी लेंथ निकाल सकें। तो एक काम कर ले, निकाले तो ओपी कितना होगा, ओपी कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा था पहले कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में लेंथ कैसे निकालते हैं। कितना होगा 4 - 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, कितना होगा सोल्व के 2 4 प्लस 16 √20 आ जाएगा। कितना आ गया ओपी आ गया, यानी इसकी लेंथ कितनी आ गई √20 आ गई इसकी लेंथ। इस सेंटर वाली की लेंथ कितनी आ गई √20, यानी कि मेरे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये ध्यान दो, ये वाला ये वाला ये और ये, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें क्या हो गया, बेस तो हो गया 4 और ये क्या चीज है इसकी हाइपोटेन्यूस, √20 का हाइपोटेन्यूस, और मुझे क्या चाहिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे पहले। ठीक है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा तो कितना होगा, इसको मान लेते हैं लेट से x, तो x इक्वल टू कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ डायरेक्ट, आंसर निकालो जल्दी। तो 20 कितना होगा 20 - 16 √4 आ जाएगा x, यानी x कितना आ गया 2, यानी x कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट आ गई 2 आ गई। अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया कितना होगा इसका, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया कितना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं बात करूँ तो पूरे एरिया की, मेरे को तो पूरे का एरिया चाहिए ना, तो अगर फर्स्ट वाले ट्राइंगल और दोनों नीचे वाले दोनों ट्राइंगल सेम है तो इस वाले एरिया को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा।
इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ये, रेडियस 4 इंटू हाइट कितनी है ये निकाल लीजिए 2, कितना आया सोल्व के 8, तो 8 आंसर हो गया, बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व, 8 आंसर। क्लियर। ये क्वेश्चन किसका था, सर्कल के साथ एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किसका लगा दिया, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगा दिया। और आपको पता होना चाहिए टेंजेंट हमेशा क्या होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, सर्कल के अंदर तो होगी ही सही, ठीक है ना। यहां तक सब कुछ क्लियर है यार। उसी के साथ हमने सर्कल भी खत्म किया है, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन थे। अब यार एक क्वेश्चन बचा है जो कोनिक सेक्शन से एक क्वेश्चन ही आया था, अभी लास्ट टाइम कोनिक सेक्शन से एक क्वेश्चन आया था। और कोनिक सेक्शन के अंदर जानते 3 पार्ट होते हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो तीनों पार्ट की मैं बताऊं आपको पहले, तीनों पार्ट के अंदर ध्यान रखो क्या करना है आपको, एटलीस्ट तीनों की जनरल इक्वेशंस क्या होती है वो सब कर लेनी है, तीनों की जनरल इक्वेशंस। देखो स्ट्रेट लाइन और सर्कल का थोड़ा बहुत हमने सीख लिया, सर्कल का तो मैंने कर ही लेना, सर्कल से तो अभी 2 क्वेश्चन आए थे जब हमने कराया, और 1 या 2 क्वेश्चन आने फिक्स होते हैं सर्कल से। तो सर्कल के अंदर जनरल पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेना, कैसे इक्वेशन होती है, कैसे कंपेयर करते हैं, सेंटर रेडियस कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। आपको नहीं समझ आ रहा तो नोट्स ही मैंने दे रखे, वहां से मिल जाएंगे, या फिर आप जहां से भी आप पढ़ते आ रहे थे, पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ सकते हो, एटलीस्ट एक टॉपिक कवर कर लेना, ठीक है। सर्कल कवर कर लेना, और कॉनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इन तीनों की जनरल इक्वेशंस और इन तीनों के टेंजेंट के कॉन्सेप्ट, कि इनमें टेंजेंट की क्या इक्वेशन होती है, टेंजेंट के क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, ये एटलीस्ट कर लेना, बस ये इंपोर्टेंट टॉपिक है इनमें से, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं कॉनिक सेक्शन के अंदर जो अभी क्वेश्चन आया था, एक जो आया था, उस क्वेश्चन के अंदर क्या था, इलिप्स के साथ क्वेश्चन आया था। और उस क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या किया उन्होंने, कॉनिक सेक्शन के अंदर इलिप्स का क्वेश्चन था ना, उसके साथ साथ इन्होंने सर्कल का कॉन्सेप्ट भी लगा दिया। अभी क्वेश्चन देखते क्या था, देखो यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 14 वाला बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 से था, इलिप्स के ऊपर था। इलिप्स के साथ साथ इन्होंने सर्कल का कॉन्सेप्ट भी लगा दिया, मतलब इन्होंने क्या किया कि सर्कल भी साथ साथ में घुसा दिया इलिप्स के साथ साथ। इन्होंने बोला कि लो तुम दोनों को एक साथ ही करो, ठीक है। और सर्कल के साथ साथ इलिप्स और साथ साथ में टेंजेंट का कोई कॉन्सेप्ट भी लगा दिया, टेंजेंट। इसलिए बोल रहा हूं ना आपको कि हर साथ पैराबोला हो, इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, इन तीनों के साथ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट, इन टेंजेंट के फॉर्मूले, कि इसके साथ टेंजेंट लग रही होती है तो क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या फॉर्मूले होते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंट है टेंजेंट की इक्वेशन, ये कर लेना तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया वो टेंजेंट के ऊपर ही था। क्वेश्चन क्या देखते हैं, उसने बोला था कि एक इलिप्स दिया है, इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, क्या चीज, x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा 1। ये बोला कि एक इलिप्स की इक्वेशन, इलिप्स की जनरल इक्वेशन हमको पता है क्या होती है ना। एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर, सॉरी सर्कल इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये इलिप्स का दे रखा, इलिप्स, और ये दे रखा सर्कल, इलिप्स और सर्कल, क्लियर है। इसने बोला कि इन दोनों के अंदर आपको इक्वेशन दे रखी है, उसने बोला कि इन दोनों के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी जो इन दोनों की कॉमन है, कॉमन टेंजेंट। तो बोला कि कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो क्या होगी। मतलब ध्यान रखना कि यहाँ पर फिर से बता रहा हूं आपको कि टेंजेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कल हो, चाहे इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, सभी की इक्वेशन के साथ उनकी टेंजेंट की इक्वेशन याद कर लेना कि क्या होती है, और पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इनके ऊपर। जहां से भी क्वेश्चन आपको कहीं से मिल जाएंगे, सॉल्व क्वेश्चन, इनसे अनसॉल्व क्वेश्चन जो भी मिलता है आपको, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी देख लेना कैसे आए थे, कैसे करता हूं क्वेश्चन बताते कैसे होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ इलिप्स और सर्कल, इलिप्स के कुछ बेसिक बता देता हूँ। सर्कल के बेसिक हमने पढ़ लिया है, इलिप्स का बेसिक क्या होता है। देखो अब मैंने आपको पहले बोला था कि अपन कॉनिक सेक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो ये मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अभी आप समझ में आ रहा होगा आपको कि सर्कल में कैसे, अभी मैं आपको इलिप्स का भी एक कुछ बेसिक बताता हूँ कैसे करते हैं सॉल्व, तो वही होता है सब कुछ नहीं करना, ठीक है ना। बात करते हैं इलिप्स की। इलिप्स के अंदर ध्यान देना कि जनरल इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इस इलिप्स के अंदर हम जानते हैं इलिप्स 2 तरह के होते हैं। ये तो था पहला इलिप्स, ये तो पहला इलिप्स होता है जो कि बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, जो कि जनरल, इसको बोलते हैं कॉमन इलिप्स, जनरल इलिप्स है, ठीक है ना। एक होता है ये वाला इलिप्स, ये वाला, बात समझ में आ गई। अब इस वाले दोनों की इक्वेशन सेम है, अब हमारे जनरली ये वाला क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इन दोनों की इक्वेशन सेम है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी होता है और यहाँ पर बी ग्रेटर देन ए होता है। ए और बी क्या चीज, ए जब यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन के अंदर नीचे देखना है कि ए और बी के अंदर से बड़ा कौन है। अगर ए बड़ा हुआ
तो ये वाला केस है फर्स्ट वाला, और बी बड़ा हुआ तो ये वाला केस है। अब हमारे ध्यान दे तो हमारे कौन सा ए बड़ा है बी बड़ा है, ध्यान से देखो हमारे पास बी वाला बड़ा है, यानी कि हमारे पास कौन सा केस है, ये वाला केस है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये केस है या कौन सा केस है, हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीके सबके सेम है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ऐसा कोई डरो मत ये वाला आ गया तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता दूं क्या करना है आपको, यहाँ ध्यान देना। तो ये तो जनरल इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, इलिप्स के अंदर भी सेंटर होता है, सेंटर, इसका सेंटर क्या होता है, इसके अंदर जो बात करते हैं सेंटर की, तो इसका सेंटर हमारे पास ये होता है, देखो एक्स माइनस बात करूं तो यहाँ पर सेंटर 0 0 है, यहाँ पर सेंटर क्या है 0 0, इसमें सेंटर 0 0 है। सेंटर पता कैसे चलता है, ये वाला एस के साथ अगर कोई नंबर होता है ना, ये वाला जैसे बात करो, देखो ये अपना वाला, अब अपने वाले में सेंटर क्या चीज है, 0 0 नहीं है, अपने वाले में सेंटर क्या है -1,1 है। अब सेंटर वाली इक्वेशन होती है ना, ये होती है ये चीज, ये एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे कंपेयर करते क्या सेंटर, अब यहाँ पर x1 और y1 के इलिप्स के सेंटर है, अब यहां से इसको कंपेयर करो तो यहाँ पर तो क्या सेंटर इसके 0 0 हो गया ना। अब अपनी वाली को इसको कंपेयर करो इसको, तो सेंटर कितना हुआ, यहाँ ध्यान दो इसके अंदर, तो यहाँ पर +1 है, मतलब इससे कंपेयर करो तो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर पहला -1 होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, और यहाँ माइनस आ रहा है और वहां पर माइनस है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 होगा, यानी कि इसका सेंटर क्या होगा -1,1, क्लियर है ना। तो इसका सेंटर क्या होगा -1,1 इसका सेंटर होगा, यहाँ तक क्लियर है। तो ये चीज को ध्यान रखनी होगी, सेंटर निकाल लेंगे ऐसे करके, है ना, ये सब कुछ क्लियर है। तो इलिप्स के सेंटर हमेशा निकालते हैं और इक्वेशन ऐसे होती है, ठीक है। तो ये से आप सीख कर निकालना। अब समझते हैं कि इसके अंदर क्या होती है, दो चीज होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन सर्कल की और इलिप्स की, दोनों की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, मतलब एक जनरल रूल है, जनरल इक्वेशन है, क्या होती है सुनो। जब हम बात करते हैं इलिप्स की, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसका स्लोप m है क्या होगा, सुनो, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स। इलिप्स की जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। m क्या चीज है, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां तक क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अब ऐसे होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सर्कल के अंदर क्या थी, एक टेंजेंट की इक्वेशन भी होती है, पहले मैंने बताई थी, अब बता रहा हूं क्योंकि अब यहाँ पर काम आएगी, ठीक है। तो सर्कल का जो इक्वेशन थी इसको देखते हुए क्या होती है टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल ये थी किसकी, इलिप्स की। सर्कल की कितना होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। r क्या चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कल, और अंडर रूट कितना 1 प्लस m स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब कोई कोई इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, अगर मैं इस r को इस अंडर रूट के अंदर ले जाऊं तो क्या होगा, अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, एक ही बात है, बाहर रखो तो आर और अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है कहीं भी देख के इसको ना, कि कैसी इक्वेशन आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन होगी, बस करना कुछ नहीं है यार, बस यहाँ पर इसने क्या बोला था कि इन दोनों की कॉमन टेंजेंट निकाल दो, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। तो ये दोनों, इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये। तो क्या करते हैं, इससे पहले इसकी इक्वेशन निकालते हैं, इसकी निकालते हैं, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, कॉमन निकालने के लिए इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे, y और y की वैल्यू इन दोनों को इक्वल रख देंगे, तो आंसर क्या है, प्लस m आ जाएगा, स्लोप m की वैल्यू आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, स्लोप, ठीक है ना। स्लोप आ गया तो स्लोप को फिर उठा के इसी इक्वेशन में रख देंगे, तो इक्वेशन निकल जाएगी यार, जितनी भी निकलती है। यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो जितनी भी इक्वेशन निकल जाएगी आंसर आ जाएगा। बस ये करना होता है, सिंपल, ठीक है ना। ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है यार, बस मैं आपको रख के बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है ना। पहले बात करता हूँ मैं इलिप्स की, इलिप्स की बात करते हैं। तो y इजिकल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है यहाँ पर, ये 4, तो 4 m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 9, फर्स्ट इक्वेशन। अब निकाल दो सर्कल की, सर्कल की y इजिकल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, पहले कितना है r कितना है यहाँ पर, अब यहाँ पर रेडियस कितनी है 4, अब यहाँ पर रेडियस 4 नहीं, रेडियस कितनी 2 है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है आर स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करो, यहाँ पर क्या था आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितनी 2 है, ठीक है। तो ये कितना होगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। बस ये कोई कुछ नहीं करना, बस यार अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इसका y और इसकी y, इन दोनों को इक्वल रख दो, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इससे और इससे। देखो
ये आगे आगे कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को इक्वल करोगे, यहाँ पे अंडर रूट में स्क्वायरिंग करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो सॉल्व होगी, एम की वैल्यू आ जाएगी एम की, ठीक है ना। एम की जो भी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, तीन वैल्यू प्लस माइनस जो भी अंडर रूट लगेगा तो दो वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस में। तो एम की वैल्यू एक बार उठा के यहाँ रखेंगे और दूसरी उठा के दोनों रखेंगे तो दो इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन में से चेक कर लेंगे कौन सी इक्वेशन आ गई, बस। इसने ये बोला था कि इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट निकाल दो। ऐसे करके सेम चीज कहाँ हो सकती है, पैराबोला के अंदर भी होती है, ऐसे करके हाइपरबोला के लिए भी होती है, ठीक है। इसके लिए आपको नोट्स पढ़ने होंगे, जहां भी पढ़ोगे पता चल जाएगा आपको, बस कुछ नहीं करना है, इक्वेशंस निकालिए, टेंजेंट खत्म, और कुछ नहीं। यहां तक क्लियर है। तो ये सब कुछ समर बेसिस का, इलिप्स वगैरह, कॉनिक सेक्शंस का इतना ही कुछ आया था वहां से ना। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं हमारे यार, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से यार एक क्वेश्चन आया था। वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या है कि एक क्वेश्चन तो आया था जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। पर अभी फेब वाले सेशन के अंदर क्या हुआ था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉरी, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट था ही, और एक दूसरा क्वेश्चन एक और आ गया था जो कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। मतलब आप उसको देख के बोल ही नहीं सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। जिसने बहुत कुछ ज्यादा किया हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत डीप में पढ़ा हो, उसी को ही वो क्वेश्चन कर सकता था, बाकी वो क्वेश्चन कोई कर ही नहीं सकता था, ठीक है ना। वो क्वेश्चन अपन देखेंगे, पहले देखते हैं जो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, सिंपल है, पहले उसको देखते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो क्वेश्चन आए थे, बस पता करना था लग क्या है एक्चुअली में, बाकी दो क्वेश्चन हो जाता है ना। पहले बात करते हैं इजी वाले क्वेश्चन की। जो एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर था 11, क्वेश्चन नंबर 11 था। क्या था, बोला था आपको सिंपल, देखो आप पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले बात करते हैं अपन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, उसका हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये सब कुछ चीजें। पोलर फॉर्म क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पोलर फॉर्म में, वो क्या होती है, बस बिल्कुल बेसिक जो चीज थी ना स्टार्टिंग की, एक्सरसाइज की स्टार्टिंग, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया था, बिल्कुल स्टार्टिंग का सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला था आपको कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बस। अब यार ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी, सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे, बिल्कुल सॉल्व, ऐसा तो कोई भी कर सकता है, मतलब बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे दिया एक, तो जरूरी नहीं हर बार इजी इजी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये तो इस बार चलो ठीक है, किस्मत बढ़िया थी, आ गया, है ना। जरूरी नहीं हर बार इजी क्वेश्चन आ जाए, पर एटलीस्ट हम इजी क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि ऐसे आए तो हम कर लें कम से कम, ठीक है। इनको छोड़ते तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। चलो इसको सॉल्व कैसे करते हो देखते हैं। इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, सबसे पहले किसी भी चीज को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, किसी भी चीज को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको उस जो दे रखा है ना आपको, ये जो दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। हम जानते हैं किसी भी क्वेश्चन को पहले ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन तो होता है, एक तो होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर जो कि आयोटा के साथ होता है ना। इस फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, पोलर फॉर्म में, है ना। इसको कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, सुनो देखो ये चीज दिख रहा है, जब कभी भी ऊपर और नीचे सेम फंक्शन हो, ऊपर प्लस माइनस लगाओ, तो एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड, है ना, मतलब रेशनलाइज करते हैं, ये तो कहीं भी यूज हो सकता है। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो नीचे जो है ना इस वाले साइन से इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, जो चीज नीचे होती है फंक्शन, उसके अपोजिट साइन से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। या 1 माइनस आयोटा था तो अपन ने 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो ऊपर सॉल्व कर लेते हो, कितना होगा, ये ऊपर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय में कितना आएगा, ये देखो नीचे कितना है, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके अंदर भी सेम आप ऐसे मल्टीप्लाई कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस बी स्क्वायर आई का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा, सॉल्व करके ये तो होगा कितना 1 प्लस आयोटा, ये तो होगा 1, अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1, तो -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 1 प्लस 1, ये कितना होगा 0, अब 0 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, ये 2 इसको भी मिल जाएगा, 2 इसको भी मिल जाएगा, तो कितना होगा 0 प्लस 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा हो जाएगा। तो ये आगे कितनी इक्वेशन पोलर फॉर्म,
जीरो प्लस आयोटा। तो जीरो प्लस आयोटा एक इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, किस वाली फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी। ये देखो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर ए क्या है, जीरो, और बी क्या है, वन। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, मतलब अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, तो जीरो प्लस आयोटा, तो ये क्या हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, जीरो प्लस आयोटा के इक्वल हो गया। तो जीरो प्लस आयोटा के इक्वल हो गया। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या क्या होता है, ये जो है ना ए प्लस आयोटा बी, इसके अंदर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को किसकी इक्वल रखते हैं, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। ये फिक्स्ड पैटर्न है, फिक्स्ड स्टेप्स है इसकी। तो ए को हमारे पास कैसी, जीरो, तो ये चीज होता है ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और बी इज इक्वल टू, बी को क्या रखते हैं हम, आर साइन थीटा रखते हैं। ए कितना है, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और बी कितना है, वन, वन इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके एडिंग कर देते हैं। हमको क्या चाहिए, आर यहाँ पर अननोन है, आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तो इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है, इसको स्क्वायरिंग और एडिंग कर देते हैं। तो कितना होगा, जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से आर स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है कि अंदर कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है। तो ये तो क्या होगा, पूरा वन हो जाएगा। कितना बचेगा, आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे कितना सॉल्व हो गया, वन आ गया। आर वन आ गया, यानी कि आर को मैं इसमें और इसमें डाल लेता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ क्या जी, थीटा। अब एक्चुअली में आर और थीटा ही तो क्या होता है, आर मतलब क्या होता है, आर मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस सॉरी, हाँ मॉड्यूलस। आर को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं, और थीटा को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर और थीटा ही तो होता है। तो जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल बेसिक पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक है, उसको पता चल रहा होगा क्या हो रहा है। ठीक है, और वैसे आपको बिल्कुल बेसिक है, हर कोई समझ सकता है इसको क्या चीज है ना। आर इक्वल टू वन हो गया, तो यहाँ से निकाले थे थीटा, तो जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस थीटा, आर की वैल्यू वन होगी, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से, 90 आ गया थीटा। इसमें रख देते, इसमें भी वन इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा कितना आ गया, पाई बाय टू आ गया। ठीक है, तो साइन थीटा वन और कॉस थीटा जीरो को बोलता है, पाई बाय टू बोलता है, यानी कि सॉल्व कितना है, थीटा पाई बाय टू आ गया। तो आर कितना हो गया, वन, आर तो वन पहले आई गया था, और थीटा कितना हो गया, पाई बाय टू। बस ये दो चीज चाहिए होती है, थीटा और मॉड्यूलस, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, ये दोनों आगे मतलब पोलर फॉर्म निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पोलर फॉर्म की जनरल इक्वेशन होती है, क्या होती है, पोलर फॉर्म की जनरल इक्वेशन क्या होती है, पोलर फॉर्म की जनरल इक्वेशन क्या होती है, आर ए कॉस थीटा प्लस आयोटा बी साइन थीटा, सॉरी ए नहीं होता है, ओनली कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो आर कितना, वन, कॉस कितना, थीटा 90 प्लस आयोटा साइन 90, तो ये उसकी पोलर फॉर्म होगी। वन तो है ही कुछ, वन तो बस ये पोलर फॉर्म होगी क्या चीज, कॉस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन पाई बाय टू, बस आंसर हो गया। तो सिंपल था, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही आया था। ठीक है, अब चलते एक और क्वेश्चन, जो मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन तो आता ही है बिल्कुल जैसे डायरेक्ट दिख रहा था, एक क्वेश्चन एक और आ गया था जो बहुत हार्ड क्वेश्चन मान सकते हैं उसको, क्योंकि अपन क्या है ना, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें इसका यूज होता है। देखते क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मजा आएगा। देखो क्वेश्चन, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा कुछ बोलता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के जरिए हम एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जिसको नहीं पता हो, जिसको बहुत ने पढ़ भी लिया होगा आपने से उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये कुछ आपको एक गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, उसने बोला है कि फिर माइनस करके कुछ दे रखा है कि ब्रैकेट में x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, प्लस फिर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। ऐसे तीन ब्रैकेट दे दिए और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा रखा है। ये कुछ क्वेश्चन दिया है और ये गिवन दिया है। उसने बोला है कि इसकी वैल्यू निकाल दो, क्या होगी, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी निकाल दो। और ये एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमको दिख रहा है कि भैया हम तो यहाँ पर इनके अंदर एलसीएम लेंगे, अब स्क्वायरिंग को ओपन करेंगे और सबको सॉल्व कर देंगे यहाँ से, और जहां पर ये चीज बन गई उसकी वैल्यू उठा के रख देंगे जीरो,
और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पता नहीं कितना लंबा सॉल्व होगा, पर लेकिन ये मेथड ही गलत हो गया। ठीक है ना, ये मेथड ही गलत है। अब यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हो रहा है। अब किसको पता से लग रहा है कि देख के कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लग किस रहा है वो देखते हैं। अब किसने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म पढ़ी हो जिसको हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका नाम होता है क्या चीज, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो यहां पर लग रहा है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहां लगता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन टाइप में लगता है। किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। अब जिसको ये पता होना, जिसको दिमाग में क्लिक हो जाएगा ये इक्वेशन देखते ही कि भैया ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन कहां से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यार एक टॉपिक है जो कि बोर्ड या आपको उसमें नहीं दिखेगा, एक जेई मेंस के सिलेबस का टॉपिक है जो जेई मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस और जेई एडवांस। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको कॉन्सेप्ट लगता है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, मैं आपको पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर क्या होता है, अपन कुछ डिराइव करते हैं। लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड, इसको आयोटा की पावर 1/3 लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। क्यूब रूट के अंदर क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आयोटा की पावर 1/3 करके कुछ अपन कुछ दो रिजल्ट डिराइव करते हैं, रिजल्ट। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेसिकली क्या, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ कौन कौन से रिजल्ट है। ठीक है ना, वो रिजल्ट कौन से ध्यान रखना। क्यूब रूट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 2 क्या, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, रिजल्ट नंबर 2। ये दो तरह के रिजल्ट होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। अभी ओमेगा क्या है, हम पता है यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर किसी भी इक्वेशन को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स नहीं होता, बस ये दो रिजल्ट होते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या है, ओमेगा को एक्स के साथ कंपेयर करके देखो तो क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमिलर हो रही है या नहीं हो रही है। इसीलिए हम बोलते क्या चीज, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लग रहा है, क्योंकि ये दोनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सॉल्यूशंस है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रिजल्ट्स है। ठीक है, अब इन दोनों कैसे डिराइव होता है उसका कुछ अलग प्रोसेस है, हमको उसके ऊपर नहीं जाना है, हमको ये रिजल्ट याद रखना है। तो कहीं भी इस टाइप की क्वेश्चन दिखती है तो ये दोनों रिजल्ट वहां पर अप्लाई होंगे। अब इन दोनों रिजल्ट को यहाँ पर यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, बस बोलने का मतलब ये है। ठीक है, तो वो करते देखते कैसे होगा, है ना। अब यहाँ पर एक्स की जगह क्या ओमेगा हो गया, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया ओमेगा, एक्स की जगह ओमेगा रख के देखो तो सेम चीज बन जाती है ना। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या करना होगा इसमें। अब क्या करेंगे सुनो, हमारा टारगेट है इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर दिख रहा है यार एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो अब मैं क्या करूंगा सुनो, यहाँ पर जितने भी एक्स एक्स है ना उन सबको ओमेगा से रिप्लेस कर रहा हूँ पहले। तो यहाँ पर सब मान लेना कितना ओमेगा 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 हो जाएगा। ठीक है ना, और इन दोनों रिजल्ट को अप्लाई कैसे करेंगे सुनो, जहां पर एक्स एक्स है तो मैं ट्राई करूंगा कि वहां पर क्या करूं मैं, ये जो नीचे पड़ा है डिवाइड में एक्स, मैं चाहता हूं कि मेरे को डिवीजन में एक्स नहीं चाहिए, तो डिवाइड में एक्स रिमूव करने के लिए मैं नीचे ओमेगा, ऐसे लेट से ये एक सिंगल एक्स है मतलब एक ओमेगा पड़ा है, तो अपन क्या करेंगे इसको ओमेगा क्यूब बना देंगे। ओमेगा क्यूब क्यों बनाएंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब के इक्वल टू 1 होता है, यानी कि जहां पर इसको बनाएंगे ओमेगा क्यूब, इसको भी बनाएंगे ओमेगा क्यूब और इसको भी बनाएंगे ओमेगा क्यूब, ये तो ऑलरेडी ओमेगा क्यूब ही है। इसको ओमेगा क्यूब कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इसको कैसे बनाएंगे, ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो मतलब एक्स को हम क्या बना रहे हैं, एक्स की पावर 3 बना रहे हैं, ताकि ओमेगा की पावर 3 बन जाए और आंसर कितना आ जाए 1 आ जाए, जहां जहां पर भी डिनोमिनेटर है, ताकि मतलब कैसे करके हमको सिंप्लीफाई करना है। और जहां पर स्क्वायर और सिंगल टर्म बनेगी उसके अंदर से यहाँ वैल्यू उठा के रख देंगे, कुछ कुछ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ट्राई करते हैं क्या करेंगे, वैल्यू क्या करना है। पहले कितना होगा ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा। अब मैं चाहता हूं कि नीचे वाले टर्म रिमूव करूं 1 बनाऊं, तो मुझे क्या चाहिए ओमेगा की पावर 3 चाहिए, तो ऊपर और नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो ऊपर कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। प्लस सेम उसमें काम करते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया क्योंकि स्क्वायर तो पहले था ही। इसकी बात करेंगे नेक्स्ट, तो ओमेगा क्यूब माइनस वहां तो ऑलरेडी क्यूब ही है, कोई दिक्कत है नहीं, तो 1 अपॉन ओमेगा क्यूब स्क्वायर, ये चीज है ना, यहां तक क्लियर है। अब बात करते नेक्स्ट क्या होगा, इसमें से देखो ये जो नीचे पड़े हैं इन सब की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी, तो ये तो क्या है 1 1 और 1 हो जाएंगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसके ऊपर की, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा
का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। अब देखो ये वाला ओमेगा क्यूब भी तो 1 है, तो इसमें तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 1 हो गया, तो नीचे वाला 1 तो 1 हो गया, इसको भी रखूंगा 1 यहाँ पर, इसकी जगह 1 रखूं तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि एक ब्रैकेट तो चला गया, चलो थोड़ा तो छोटा हो गया है ना। अब ये दो ब्रैकेट बचे, ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, तो माइनस, अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ कितना ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ऐसा कुछ यहाँ पर बन जाएगा, देखते क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो यहाँ खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए बी ओमेगा क्यूब, ठीक है ना, प्लस सेम चीज। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम ही तो है, बस टर्म इधर उधर पड़ी है। अब इधर उधर पड़ी तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा को ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इन दोनों में से माइनस बाहर ले लेता हूँ, और वो स्क्वायर है तो माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो दोनों ब्रैकेट सेम ही एक तरफ में। तो एक काम करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये तो ऑलरेडी 0 हो ही गया था ये चीज, ठीक है ना, और ये दोनों क्या होंगे, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, क्योंकि स्क्वायर था, दोनों टर्म ऊपर नीचे हो गए, सेम हो गया। इसको पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को बाहर ले लेते हैं, तो -2, इस 2 को मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई है -2। अब देखो अंदर ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, अब ये ओमेगा की पावर 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब इक्वल टू ओमेगा की पावर 4, ओमेगा 4 को मैं क्या लिखता हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब कितना होगा 1, तो कितना बचेगा, ओमेगा बच जाएगा ओनली, ये कितना हो गया प्लस ओमेगा -2, ये तो ऑलरेडी ओमेगा क्यूब ही था, इसके वैल्यू तो 1 ही है, ये कितना हो गया 1 हो गया, बस ये हो गया यहाँ पर ये चीज ये। अब ध्यान रखो, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, 1 को उधर ले जाता हूँ तो कितना होगा -1 हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो गया -2 इंटू -1, और ये कितना था -2, ये -2 चल रहा है, तो ये कितना हुआ -2 इंटू -3, तो ये सॉल्व कितना आ गया 6 आ गया, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, आंसर कितना हो गया 6 हो गया इसका आंसर, बस ऐसे सॉल्व हो गया। अब ये किसका कॉन्सेप्ट था, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। अब अपन कोई सोच सकता था क्या यार ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन ये कहां दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि सम निकालना होगा, कुछ कुछ करना होगा, पर लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लग रहा है, वो भी जेई मेंस का टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसने जेई मेंस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा हो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ये क्वेश्चन कर लेगा यार। तो बोल रहा हूँ 1 या 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पिछली वीडियो के अंदर भी यार कुछ 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड थे, इसके अंदर भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन है, तो मतलब कुल मिलाकर आउट ऑफ 30 क्वेश्चन के अंदर से 25 हमको अटेम्प्ट करने होते हैं, और 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट जो करने होते हैं उसमें से 3-4 कभी कभी 5, मतलब 3-4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कुछ अजीब से क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, उनके लिए। पर लेकिन अगर अपन उनको नहीं भी करते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बोला ही था कि अगर हमको 99 परसेंटाइल चाहिए, 99.99 परसेंटाइल भी चाहिए, तो भी अगर हम 25 में से जो 25 अटेम्प्ट करने उसमें से हम 20 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं ना यार, 80, 19, 20 भी अटेम्प्ट कर लेते तो भी हमारा 99 प्लस परसेंटाइल आ जाते हैं, मान लो ओनली 20 के आसपास क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो 99 प्लस परसेंटाइल आ जाते हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है ना, तो डरने वाली बात नहीं है, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, पहले उनको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है ना। यहाँ तो सब कुछ क्लियर है, तो इसी के साथ अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की ये 2 क्वेश्चन भी खत्म हुए। अब चलते हैं एक क्वेश्चन और जो हमारे पास बचा है इसके अंदर, वो कौन सा वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यार यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हमारे यार जो लास्ट जो चैप्टर है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उससे एक क्वेश्चन आता है हमेशा फिक्स है, और अभी भी एक क्वेश्चन आया था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा था, अटपटा सा क्वेश्चन था, समझते हुए चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 किसे था, पी एंड सी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो किसी को पढ़ो कैसा है क्वेश्चन। There are 4, 5 and 6 points on the 3 parallel and coplanar lines। कोई भी 3 पैरेलल और कोप्लेनर लाइंस आपको दे रखी है, उसने बोला कि इन लाइंस के ऊपर पहले तो 4 पॉइंट्स का एक मतलब 4 पॉइंट्स है, फिर 5 पॉइंट्स है और 6 पॉइंट्स है, 3 तरह के पॉइंट, मतलब 3 बार पॉइंट दे रखे, 3 ग्रुप दे रखे हैं, 4, 5 और 6 ऐसे पॉइंट्स है। इफ नो सेट्स ऑफ, इसमें फिर 2 कंडीशन दी इसने कि नो सेट ऑफ 4 और मोर पॉइंट्स इज साइक्लिक। मतलब ये होता है कि लेट से मैं बात करता हूं, पहले इसने बोला 4 पॉइंट है, तो मैं एक बार बना लेता हूं यहाँ पे, लेट से 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है, और 1 2 3 4 5 ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट है। यहां तक क्लियर है।
उसने ये बोला है कि नो सेट ऑफ 4 और मोर पॉइंट्स इज कोलिनियर, मतलब को साइक्लिक, सॉरी साइक्लिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसने बोला है कि 4 पॉइंट या फिर 4 से ज्यादा पॉइंट का ग्रुप, जैसे मतलब 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, ये सब मिलाकर इसके अंदर क्या होता है, इसने बोला ये सब मिलाकर साइक्लिक नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 4 पॉइंट साइक्लिक कैसे होते हैं, जैसे बात करूं साइक्लिक का मतलब होता है जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट कैसे लाई कर सकते हैं, 1 2 3 और 4, ये हो गया ना, इसको बोलते हैं 4 पॉइंट्स आर साइक्लिक फॉर्म। तो उसने ये बोला है कि 4 पॉइंट हो, क्या 4 से ज्यादा हो, लेट से यहाँ पे एक और आ गया मैंने 5 6 7 8, ऐसे ऐसे साइक्लिक नहीं होनी चाहिए। 3 पॉइंट हो तो साइक्लिक चलेगा। 3 पॉइंट का मतलब कैसा होता है, ये 3 1 2 और 3, तो 3 हो तो चलेगा, 4 से कम हो तो चलेगा, पर 4 या 4 से ज्यादा साइक्लिक नहीं होनी चाहिए। नो सेट ऑफ 4 और मोर पॉइंट्स आर साइक्लिक, बोलेगा तो समझ गए, है ना। अभी ध्यान रखो, सुनते जाओ। अब उसने एक और कंडीशन दी है कि नो सेट ऑफ 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द डिस्टिंक्ट लाइन इज कोलिनियर। उसने ये बोला है कि नो सेट ऑफ 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द डिस्टिंक्ट लाइन इज कोलिनियर। जैसे उसने बोला था ना कि 3 लाइन पैरेलल लाइन और कोप्लेनर एक ही प्लेन में लाई करती है, उसने बोला कि एक लाइन के ऊपर, किसी भी एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट से ज्यादा कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि नो सेट ऑफ 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन डिस्टिंक्ट लाइन इज कोलिनियर, मतलब है कि एक लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो उसने बोला कि एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट लाई नहीं करने चाहिए। मतलब क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट आ गए तो ये 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, मतलब सेम लाइन में हो जाएंगे। तो उसने बोला कोलिनियर नहीं होनी चाहिए 3 पॉइंट, दो दो होता चलेगा, तो 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा बोलने का मतलब इसका है। तो नो सेट ऑफ 3 पॉइंट्स लाइन ऑन द डिस्टिंक्ट लाइन इज कोलिनियर, ठीक है। तो नो सेट ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब 4 पॉइंट हो तो चलेगा, 5 हो तो चलेगा, 3 नहीं होनी चाहिए, तो 3 के लिए उसने मना कर दिया, ठीक है ना। ये उसने कुछ कंडीशन दी है। उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसको नहीं समझ में आ रहा हो तो उसने पूछा क्या, वो ध्यान दो। नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 3 पॉइंट से कितने नंबर ऑफ सर्कल पास हो रहे होंगे, बस इतना पूछा उसने। जो क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया हो तो इसका एक पैटर्न होता है फिक्स, कुछ नहीं करना होता। देखो मैं जानता हूं मुझे अगर सर्कल बनाना है तो मिनिमम कितने नंबर चाहिए, कितने पॉइंट चाहिए होंगे साइक्लिक, मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, 1 2 3। एक सर्कल हमेशा मिनिमम 3 पॉइंट से मिलकर ही साइक्लिक बनता है। एक सर्कल 3 पॉइंट से मिलकर ही तो बनेगा ना, 1 पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अगर लेट से मैं बोलता हूँ 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, अब इस 2 से कैसे बन सकता है सर्कल, इससे तो एक लाइन बनती है बस, ये लाइन। सर्कल बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसने वही बोला है कि उसने सर्कल पासिंग तो एक्जैक्टली 3 पॉइंट, इस सब मिला के 3 पॉइंट मिला कितने सर्कल बनेंगे पूछ रहा है, बता दो, है ना। तो ऐसे के अंदर हम क्या करेंगे, देखो किसी भी, मैंने बताया मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं किसी भी सर्कल को बनाने के लिए। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट काउंट कर लेते हैं, उसमें से क्या करते हैं, उसमें से लगा देते हैं कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता ना सिलेक्शन के साथ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बोला आपको सर्कल के लिए कितने चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए मिनिमम, यानी कि मैं क्या करता हूँ टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करता हूँ और उसके अंदर से कॉम्बिनेशन लगा देता हूँ, किसमें, 3 पॉइंट के लिए। कैसे, सुनो बोलने का तो सुनो, कितने पॉइंट है, 4 5 और 6, कितने पॉइंट हो गए, 15 पॉइंट्स हो गए। तो 15C3 बोलने का मतलब क्या हुआ कि 15 पॉइंट्स के अंदर से मैंने 3 पॉइंट्स वो ले लिए जो कि सर्कल बना रहे होंगे। अब बात समझ में आई, 15 पॉइंट टोटल मिलाकर पॉइंट्स के अंदर से वो पॉइंट ले लिए जो कि सर्कल बना रहे होंगे, 3 पॉइंट्स, ठीक है, वो मैंने ले लिए। यहां तक बात समझ में आ गई। ये तो कुल मिलाकर क्या होगी, टोटल कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं किया, जहां पर सिलेक्शन के साथ ऑर्डर मैटर नहीं करता है वहां लगता है कॉम्बिनेशन, और जहां ऑर्डर मैटर करते हैं वहां लगता है परम्यूटेशन। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई से भी सर्कल कहीं भी बन सकता है। तो अपन ने क्या करा, 3 पॉइंट्स ले लिए 15 में से, 3 के सेट ले लिए, ताकि वो अपन को एक सर्कल दे देंगे मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोला इसने, अब ना अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, ओनली इसको सॉल्व करोगे 15C3, तो हमारे पास आंसर जो आएगा ना वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, 455। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, और पर वो गलत आंसर है, इसलिए वो जे नहीं क्या करा, ऑप्शन नंबर 1 में उसको डाल दिया, ताकि बच्चा इसको सॉल्व करे और उसको देखे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है और वो लगा दे। ये गलती नहीं करनी। अब इसमें क्या होता है, उसने जो 2 कंडीशन दी थी ना, भी अपन ने जो बोला था पहले कि नो सेट ऑफ 4 पॉइंट्स आर साइक्लिक और ऐसा ये सब कुछ, वो यहाँ पर क्या करना है, इस केस में से उस केस को माइनस कर देना है, क्योंकि उसने उसके लिए मना कर दिया है। उसने क्या बोला था, सुनो, नो सेट ऑफ 4 और मोर पॉइंट्स आर साइक्लिक। मैंने बोला था ना कि ये चीज, किसी भी सर्कल में मान लो 4 पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 और 4, किसी भी सर्कल के अंदर 4 पॉइंट्स आ गए। अब क्या बता, इस वाले जो ये कॉम्बिनेशन है ना, इसके अंदर ये भी तो केस होंगे
जिस सर्कल में 4 पॉइंट साइक्लिक हो रहे होंगे, या फिर लेट से 5 पॉइंट साइक्लिक हो रहे होंगे, या फिर लेट से 6 पॉइंट साइक्लिक हो रहे होंगे, हमको वो नहीं चाहिए। हमको उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, ओनली फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। मतलब जो 4 वाले जो पॉइंट होंगे साइक्लिक जो सर्कल बनाएंगे, और 5 वाले जो सर्कल बनाएंगे, और 6 वाले जो सर्कल बनाएंगे, वो हमको इससे माइनस करने होंगे वो केसेस। तो क्या करेंगे, उसके अंदर से भी सर्कल को इसमें माइनस कर देंगे। क्या चीज, पहले लेट से लेते हैं 4 पॉइंट का ग्रुप, तो 4C3, ठीक है ना, ये इसमें करेंगे ऐसे हर एक के माइनस कर देंगे। 4C3 प्लस 5 वाले से भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 5C3, ठीक है ना, और प्लस 6 वाले पॉइंट से भी माइनस कर देंगे, तो 6C3। बोला मतलब ये 3 को ले रहा हूं क्योंकि 3 तो हमारे को एक सर्कल के लिए चाहिए होता है मिनिमम। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस तो ये थे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स में से 3 का मैंने ले रहे थे सेट, जो सर्कल बना के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, उसमें से वो माइनस कर दिए जो 4 पॉइंट हो रहे होंगे साइक्लिक, या फिर साइक्लिक 5 हो रहे होंगे, साइक्लिक 6 हो रहे होंगे। तो 4 में से 3 क्या मतलब ये वो सर्कल हुए जो 4 पॉइंट दे रहे होंगे साइक्लिक, और ये 5C3 मतलब 5 पॉइंट वाले, और ये 6C मतलब 6 पॉइंट वाले, ठीक है ना। तो इनको अपने इस केस में से माइनस कर दिया क्योंकि उसने मना कर दिया था कि हमको ये वाले केस नहीं लेने हैं, ठीक है ना। बोलने मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऐसे टाइप क्वेश्चन कभी भी आते हैं सर्कल वाले फाइंड करने के, मिनिमम नंबर सर्कल कितने होंगे, तो टोटल नंबर के निकाल दो, उसमें से कुल मिलाकर ये माइनस कर दो जो कि साइक्लिक हो होंगे, जो उसने मना किया है ना। बस इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करना हमको आता ही है, कैसे करते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे कितना होता है 15 माइनस 3 फैक्टोरियल होता है, कितना होगा 12 फैक्टोरियल इंटू ये r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होता है। 12 से कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला सबको यूज करने का, सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे करके इसको होगा माइनस, ये अंदर सॉल्व होगा, इससे सेम इसको सॉल्व करेंगे। इनका जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सॉल्व होगा, इसका आएगा 4, इसका आएगा 10, इसका आएगा 20। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 455। ये 455 भी जो है ना, इस ऑप्शन का मैंने अभी बोला था ऑप्शन नंबर 1 ही, जो ऑप्शन नंबर 1 है ना वो 455 है, ताकि बच्चों को लगे कि जो इसको माइनस ना करे तो वो डायरेक्ट इसको सॉल्व करे और आंसर ऑप्शन नंबर 1 मिल जाए तो आंसर लगा दे बस जल्दी से। तो ये गलती नहीं करनी, ये चीज माइनस करनी है। तो ये माइनस कितना होगा 34, तो सॉल्व कितना आ गया 421। तो ऑप्शन नंबर बी जस्ट इसके नीचे वाला सेकंड ऑप्शन वो करेक्ट हो गया 421। तो नंबर ऑफ सर्कल कितने पास होंगे एक्जैक्टली 3 पॉइंट से 421, 421 सर्कल्स पास होंगे, ठीक है ना। और उसके अंदर सी वाले केस माइनस हो गए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सा, इसी के साथ समाप्त। और ये साथ में यार हमने पूरे पेपर को डिस्कस कर चुके हैं, खत्म, सब क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद तो बोलना चाहूंगा आपको यार, लास्ट में मैंने एक पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने लिखा था आपको कि वेक्टर्स और 3D के जो अपने यार पहले डिटेल सॉल्यूशन बात कर चुके हैं, मैंने फुल लेक्चर अपलोड कर दिए थे अपने चैनल के ऊपर वेक्टर और 3D से, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स से, हाइट एंड डिस्टेंस से, और मैथमेटिकल इंडक्शन में, इन सब के पूरा डिटेल पूरे सॉल्यूशन चले गए थे पहले, और बाकियों के लिए टाइम बचा नहीं था, तो इस तरह मुझे लगा कि अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और इसके अंदर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया साथ में, ठीक है। सभी चीजों का पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी मैंने सब कुछ एक प्लेलिस्ट में भर दिया है, सब प्लेलिस्ट आपको सब पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। बाकी यार पिछली जो वीडियो अभी डिटेल में बात की थी हाफ, और ये हाफ मिलाकर पूरी हो गई एक कंप्लीट। और एप्टीट्यूड की बात करूं तो एप्टीट्यूड का मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन आपको दे चुका था पहले 3 पार्ट के अंदर, बहुत 1 से 2 महीने पहले। उन सभी तीनों पार्ट का लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इसके साथ यार इस वीडियो से इतना ही यार, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर है। और बस बोलना मतलब ठीक है ना, ट्राई करो कि यार 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उसमें से एटलीस्ट हम 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाए, इतना ट्राई करो। और कोई बात नहीं, अगर कम होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 20 से कम हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा हो रहा है तो बढ़िया ही है, 20 से कम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अप्रोच करो 20 से प्लस ही अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। 2 से 3 4 5 क्वेश्चन छूट जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स से रिवीजन है यार, मिलता है अगली वीडियो, तो ध्यान रखो और लगाते रहो पूरा पूरा जोर और फाड़ते रहो यार, करेंगे अच्छा करेंगे, टाइम है 10 से 15 दिन बाकी है, बहुत है। और रिवीजन करते रहो क्योंकि यार अब टाइम है रिवीजन का, अब मुझे लगता है अब सब कुछ आपने कंप्लीट हो गया होगा, अब रिवीजन का टाइम है, अब रिवीजन करो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो तक, ध्यान रखो यार स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम।